हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 5 अगस्त के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है कि अपॉर्चुनिटीज़ डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। बेसिकली आपके साथ में देखिए, कुछ भी अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपका अच्छा वक्त आएगा और अच्छा टाइम आएगा, मेरे पास ऐसा मौका होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, तो वो चीज़ आपको देखिए खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है, आप खुद क्रिएट करते हो उनको। ठीक है, आप देख सकते हो कि कोई आपको ऐसे भी कैंडिडेट्स मिलेंगे आपकी जर्नी में जिन्होंने जो है वो स्कूल टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि कॉलेज के बाद में स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो जॉब करने के बाद में जो है वो प्रिपरेशन शुरू करेंगे, उसको छोड़ के आएंगे और फिर से शुरू करेंगे। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्टर्स के बाद में करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। कोई स्कूल टाइम में उसको स्टार्ट कर दे रहा है, कोई कैसे है, तो वो सब चीज़ें आपके साथ में रहती हैं। बाकी वही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं आज दिन अच्छा आएगा, अगर धूप निकलेगी मैं तभी पढ़ूंगा, बहुत बारिश है तो सोया रहूँगा, तो वैसी चीज़ें जो है वो होंगी नहीं। फिर उस तरीके से जो है वो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं कि आपको खुद जो है वो उसको क्रिएट करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी को कोई आपके सामने खुद प्लेट में रख करके अपॉर्चुनिटी नहीं लाता है कभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू के साथ में। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, राखी गढ़ी which was seen in the news recently is an ancient site located in which state? हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और पंजाब। तो कहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है? कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। बाकी आपको पता है कि वीडियो के एंड में आपको इनके आंसर मिल ही जाते हैं। मुस्लिम वुमेंस राइट डे कब मनाते हैं? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 3 अगस्त या 5 अगस्त को कब मनाया जाता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। Which state signed an MOU with नीति आयोग for enhancement of the learning outcome of students? ये उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पर ये चीज़ हुई है, ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। बाकी वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। बात करते हैं केरला फ्लड्स की। 2018 की तरह उसी तर्ज पर जो है वो यहाँ पर नेचर का जो फ्यूरी है हमें देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ कि हाउ द थिंग इज़ हैपनिंग। बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करता है। आपको जो है वो इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केरला फ्लड्स है इसी तर्ज पर जो है बाकी फ्लड्स को डिस्कस करिए, या फिर ये क्यों आते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों आपको जो है वो साइड वाइज करनी पड़ेंगी। इन फ्लड्स के रीज़न के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या कारण है जिस वजह से ये फ्लड्स आ रहे हैं, ये हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली एक बात है, आपको देखो छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, क्या कि फ्लड क्यों आ रहे हैं। एक तो ये जो है वो ये पेनिनसुलर रीजन है, और देखिए हर साल कहीं ना कहीं आपको फ्लड्स इंडिया में देखने को मिलते ही हैं। जैसे असम फ्लड हो गए, आप देख ही रहे थे, या लैंडस्लाइड्स का फिनोमिना है वो भी बड़ा फ्रीक्वेंट है ना, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाती हैं। अब देखो इसके रीज़न क्या है। अब आपको पता है कि कोसी नदी बिहार में जो है वो बारिश लेके आती है, असम में जो है वो ब्रह्मपुत्र की वजह से बारिश आती है, बाकी केरला में बारिशों की वजह से जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर ज़मीन में जो है वो पानी का रिसाव कम होता है, और उस वजह से भी यहाँ पर फ्लड्स जो है वो रहते हैं। यानी प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज नहीं है, या पेनिनसुलर होने की वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। आपको पता है ना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में अगर आप चाहें तो बोरवेल नहीं निकाल सकते क्योंकि वो नीचे से ठोस है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या है, ये ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा भारी जो है वो एक तरह से पंगा है यहाँ पर। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर हम इस रीजन की बात करें या इस रीजन की कहीं पर भी बात करें कि फ्लड क्यों आते हैं, तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने की वजह से ही फ्लड आते हैं। अगर ड्रेनेज प्रॉपर होगी तब नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि बेसिकली क्या होता है, अगर ड्रेनेज प्रॉपर चैनलाइज्ड नहीं है तब भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ कि अगर ड्रेनेज में जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो साफ़ सफाई होती रहे तब चीज़ें कंट्रोल में हो सकती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, फिर एक तो हम ड्रेनेज को प्रॉपर कर दें, उसको सब चीज़ों को रख रखाव और सब चीज़ों को देखें हम ऐसे ही, मतलब आपको पता है कि आजकल कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, पेड़ काटे जाते हैं और वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो उस वजह से भी फ्लड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। इरोजन या फ्लड जैसे जो भी लैंडस्लाइड्स जैसी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
ठीक, तो ऐसी चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती हैं। उसके अलावा ये सब चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी और बाकी फ्लड्स को भी आपने जो है वो यहाँ पर पढ़ना है कि और कहाँ कहाँ पर फ्लड्स रहे हो या फिर क्या क्या चीज़ें रहीं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए पिछले 3 दिन से ना लगातार यहाँ पर आपको फ्रीबीज देखने को मिल रहा है, न्यूज़ में है, और ये आने वाले काफ़ी समय तक अभी न्यूज़ में रहेगा भी। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि फ्रीबीज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, ये उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहा है। तो प्री इलेक्शन प्रोमिसेस जो भी करते हैं वो एडवर्सली हमारी वोटर्स की जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, तो यहाँ पर फ्रीबीज के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई वनरेबल सेक्शन को, अब देखिए पूरा डिस्टिंक्शन नहीं है क्योंकि हमने फ्रीबीज को डिफाइन नहीं किया है कि वनरेबल सेक्शन का क्या, अगर हम इसको मान लिए लिमिट कर दिया या इसको बंद ही कर दें, फ्रीबीज को मान लो बंद कर दें, तो वनरेबल सेक्शन का क्या, जिनको हेल्थ में या फिर जिनको जो है वो एजुकेशन के लिए या जिनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर जिनको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो बिल्कुल बेसिक है, या जैसे एलपीजी गैस हो गया उसके लिए जिनको सब्सिडीज़ मिलती थी तो उनका क्या, उनको भी मिलना बंद हो जाएगी। तो ऐसे तो वेलफेयर नहीं कर पाएंगे हम अपने सिटीजन्स का। तो इनको हम कम्प्लीटली, यानी हमें डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा। क्या डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा? रीजनेबल एंड इररीजनेबल, या फिर जो रैशनल और इररेशनल हमारी जो फ्रीबीज़ है उनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें आती हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? एनवी रमना। ये बताइए कि एनवी रमना कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और क्या अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही है, उसके बारे में भी आपने बताना है। अच्छा, चलिए बात करते हैं। तो एनवी रमना ने क्या बोला है, ये एक बेंच को यहाँ पर सुन रहे हैं हम, देखो यहाँ पर क्या बोले, उसको हेड है ये। तो यहाँ पर जो पिटीशन आया था, PIL फायर हुआ था कि इसके अगेंस्ट आया था, फ्रीबीज के अगेंस्ट, कि जो भी प्री इलेक्शन कैंपेन ये लोग चलाते हैं, जो भी मैनिफेस्टो वगैरह जारी करते हैं, उसमें जो है वो कुछ भी प्रोमिस कर देते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा उसको लिमिट करने की बात कर रहे थे। तो बेसिकली अभी ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम जो है वो यहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस इशू नहीं करेंगे, विल नॉट इशू एनी काइंड ऑफ guidelines, but ensure that suggestion are taken from the stakeholders, जैसे नीति आयोग हो गया या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, लॉ कमीशन हो गया, RBI हो गया या पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इनके सजेशन को देखा जाएगा। बोले ये जो भी सजेशन देंगे उनको अपनी रिपोर्ट ये सबमिट कर सकते हैं। किसको देना होगा? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, तो उसको ये यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी पार्लियामेंट डिस्कशन वगैरह जो भी इशू रहेगा वो इस पूरा बेंच को देखेगा और वो सब चीज़ों को देखा जाएगा बढ़िया करके। उसके अलावा हमारे पास एक केस आया था 2013 में जिसका नाम था सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो प्रॉमिस किया था कि हम टेलीविज़न देंगे। तो ये जो टेलीविज़न देने की जो बात की गई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपकी इट कुड नीदर बी डिक्लेयर्ड इलीगल एंड नॉन प्रॉमिस, जो भी है ये करप्ट प्रैक्टिस में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि हमारे DPSPs में लिखा हुआ है कि गरीबों का कल्याण कीजिए, हमें अपने सिटीजन्स का कल्याण करना है, तो हम उनको ये चीज़ दे सकते हैं, टीवी भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस होगा, पुअर सेक्शन को मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा, विमेन को मिलेगा। तो ऐसी स्कीम्स जो विमेन, फार्मर या पुअर सेक्शन से रिलेटेड होती हैं, DPSP में उनका एडवांसमेंट करने को बोला है। तो ये इलीगल भी नहीं है और करप्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। यानी कि इनको डिफाइन कैसे किया जाए, क्या चीज़ें की जाए, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आपका लेकर के आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें ये बोलते हैं कि जो पार्टीज है वुड अवॉइड प्रोमिसेस दैट विटाइट द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, कि उसको वाइटाइट कर देते हैं। तो वाइटाइट जो करने वाले होते हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐसी प्रैक्टिसेस को नहीं माना जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात बोली जाती है। उसके अलावा बोला कि जो प्रोमिसेस जो ये करेंगे वो ऐसे करेंगे जो पॉसिबल हो फुलफिल करने में। यानी ऐसा नहीं कर दिया कि आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब जितना आपको मिल नहीं रहा आपने उससे ज़्यादा प्रॉमिस कर दिया, ऐसा नहीं करना है।
तो उसके अलावा एनी फर्दर स्टेप्स में भी ये चीज़ें सेम ऐसी ही बातें बोलते हैं कि जो भी फिजिकल हमारा डेफिसिट है वो क्रिएट नहीं हो, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं हो आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाए फ्रीबीज बांटने में ही, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक डेट ट्रैप में फंस जाए। तो वहाँ पर वो सब चीज़ों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये फ्रीबीज के बारे में बड़ा ही मज़ेदार एक आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करते हैं रिमेंबरिंग एंड एक्सपल्शन रिमार्किंग अपॉर्चुनिटी, मीन्स यहाँ पर युगांडा नेशंस की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही डार्क इवेंट था, यहाँ पर इंडियन का एक्सपल्शन हुआ था। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली इंडियंस युगांडा में पहली बार कब गए, तो ये ब्रिटिश एरा के दौरान, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर स्लेव्स बना करके ले जाते थे या ट्रेड के लिए ले जाते थे इंडियंस को। तो उन्होंने युगांडा में भी लेकर गए, अफ्रीका में भी लेकर गए, जहाँ जहाँ इनका राज था ना वहाँ वहाँ इंडियंस को लेकर के गए अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर क्या बोला, उसके बाद में युगांडा को जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम पर यहाँ पर प्रेसिडेंट निकल के आते हैं ईदी अमीन, जो 1971 में ये निकल के आते हैं। ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन ही वॉज प्रो इंडियन, बट व्हेन ही केम टू पावर ही टर्न इनटू एंटी इंडियन, और एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जो है वो युगांडा में इनके टाइम में चलने लग पड़ते हैं। और उसके बाद में आता है रेन ऑफ टेरर्स, यानी कि यहाँ पर लगभग 3 लाख युगांडन्स जो है वो मारे जाते हैं या डिसअपेयर हो जाते हैं। उसके बाद में अमीन जो है वो यहाँ पर इस वॉर को हार जाते हैं और यहाँ पर चीज़ें अलग तरह से लेना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या यहाँ पर देखने को मिला कि अगर आप देखो कि अभी इंडियंस का वहाँ पर क्या स्टेटस है या कहाँ कहाँ है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उनके हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप सिंह चौधरी ये इंडियन है। उसके अलावा स्विमिंग ये सुप्रा सिंघल ये भी इंडियन है, ठीक है, जो ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। महमूद ममदानी हो गए, ठीक है, प्रोफेसर है ये। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन अभी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि युगांडा के साथ में अभी इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। पर बात करते हैं ट्रेड की, चलिए रिलेशन की बात होगी, अब ट्रेड की बात करते हैं। तो जो 2 नेशन यानी इंडिया और युगांडा है, इनके बीच में बहुत समय पहले से ही ट्रेड रिलेशन बनना शुरू हो गए थे। हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश एरा में है, क्योंकि इंडियन गुजराती इसने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कॉटन को, और ईस्ट अफ्रीका में जो है वो वहाँ से क्या क्या लेके आते थे, एलिफेंट टस्क, गोल्ड, ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज इन दोनों के बीच में होता था। तो लास्ट 25 ईयर्स में अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं युगांडा में, और ये काफ़ी अच्छी बात है। 11.1% से इनकी वैल्यू जो है वो रेस कर चुकी है। उसके अलावा $58 मिलियन तक का जो हमारा ट्रेड इनके साथ में होता था, जिसकी एक्सपोर्ट की वैल्यू 1995 में, अब वो 1 बिलियन तक 2020 में पहुंच चुकी है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेड की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फर्दर देखने को मिलेंगी। जैसे आपको पता है कि हमें अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि जैसे कि जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद में जो है वो हम और भी ज़्यादा अच्छे ट्रेड रिलेशन जो है वो इनके साथ में बनाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि युगांडा इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, और ये आपको 56 नेशन जो आपको पता है कॉमनवेल्थ में टोटल हैं, जो कि सिंगल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर लीगल टर्म्स पर ये इसको करते हैं। 21% यहाँ पर चीपर बिजनेस जो है वो इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो उसमें भी युगांडा जो है वो एक तरह से पार्टिसिपेंट है, और हम फर्दर इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने युगांडा के साथ में रिलेशन और ट्रेड्स दोनों को। बात करते हैं युगांडा की लोकेशन की, तो आपको ये देखने को मिलेगा युगांडा, ठीक, और ये लेक विक्टोरिया के आसपास है, ठीक। बाकी आप इसका लोकेशन देख सकते हो कि आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल इक्वेटर जो है वो इसी से होकर के गुजर रहा है, ठीक। बाकी आपने पूरा देखना है कि इक्वेटर जो है वो कौन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरता है, और ये आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरती है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर दें। देखिए कमेंट्स में मुझे आंसर्स नहीं आते हैं, तो वो चीज़ है कि एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप आंसर दिया करें, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें पूरा पीपीटी बनाने में और वो सब चीज़ें करने में। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप जो है वो एक इतना सा स्टेप आई थिंक ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करें, ठीक है, उससे मुझे भी फीडबैक मिलता रहता है। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर युगांडा के बारे में। तो युगांडा आप देख सकते हो ये लेक विक्टोरिया को सराउंड करता है। उसके अलावा लेक विक्टोरिया को केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, ठीक है, ये भी यहाँ पर सराउंड करते हैं। बाकी रवांडा और ब्रुंडई इसके साथ में बॉर्डर नहीं बनाते हैं, बट जो कीव है वो कोंगो और रवांडा के बीच में आपको देखने को मिलेगी। युगांडा और कोंगो के बीच में आपको लेक एडवर्ड देखने को मिलेगी, लेक एल्बर्ट भी है, ठीक, तो वो भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पर लेक तंगाइनिका आ गई, ये लेक मालावी आ गई, तो बाकी लेक्स पर भी आपने थोड़ा थोड़ा नज़र जो है वो मार लेना है।
बात करें नेक्स्ट इशू की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं कि द कोल माइनिंग प्रोटेस्ट इन हसदेव अरीना रीजन। तो बेसिकली हसदेव अरीना रीजन जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, किसके ऊपर कोल माइनिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो उसको उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट ये लोग जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें रिसेंटली देखने को मिल गया है कोल। तो बात करते हैं हसदेव की, तो इसको समझने के लिए आपको महानदी रिवर बेसिन को समझना होगा। महानदी रिवर बेसिन आपको ये देखने को मिल रहा है। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो स्योनाथ हो गया, हसदेव हो गया, मंड आ गया, इब आ गया, ओंग आ गया, तेल आ गया, जोंक आ गया। तो ये सब जो है वो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें जो हसदेव रीजन है यहाँ पर हमें कोल देखने को मिल गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो है वो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। तो बेसिकली 26 जुलाई को छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनानिमसली एक जो है वो बिल पास किया है, रेजोल्यूशन को पास किया है। तो उसके बाद जो कोल माइनिंग ब्लॉक्स को एलोकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में होंगी। तो बोलते हैं कि इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग जो है वो पेड़ काटते हैं, तो जो कि बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है, और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर सब पता है। बाकी केरला का भी आपको पता है कि क्या इशू चल रहा था, कर्नाटका का क्या इशू चल रहा था, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो लोग वहाँ पर तब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो उसको काटने की बात कर रहे हैं लोग, तब प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। बोलते हैं कि अंडरनीथ द हसदेव अरीना यहाँ पर आपको 22 कॉल ब्लॉक्स देखने को मिले 2010 में। तो सेंटर ने कैटेगराइज किया हसदेव अरीना को, बोला कि नो गो जोन फॉर माइनिंग, क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। बट यहाँ पर बोला कि उसके 1 साल के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है उसने ग्रांट कर दिया यहाँ पर क्या, माइनिंग क्लियरेंस दे दिया। तो बोल रहे कि ये क्लियरेंस देने के बाद में ये जो है वो सब चीज़ें 22 ब्लॉक्स में जो है वो 7 ब्लॉक्स को अलॉट कर दिया डिफरेंट कंपनीज़ को, और पेड़ वगैरह कटने लगे। अब यहाँ पर बोला कि जो रेजोल्यूशन है इट इज़ंट एक्सपेक्टेड टू चेंज स्टेटस क्वो, वो चेंज नहीं होगा। एंड वाइल द कांग्रेस से टू ओन्स इट्स ओन ऑन द सेंटर शॉप एंड माइनिंग, बीजेपी हैज़ बिन आस्किंग द सेंटर, और उसको विड्रॉ करने की बात जो है वो कर रहे हैं कि इस क्लियरेंस को आप जो है वो विड्रॉ कर लीजिए, और उसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास हुआ है वो सब चीज़ें यहाँ पर इशू चल रहा है। तो बेसिकली बोल रहा है कि व्हाट इज़ अ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, होता क्या है। तो चक्षु रॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हेड करते हैं लेजिस्लेटिव सिविक एंगेजमेंट इनिशिएटिव एंड पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में, ये बोलते हैं कि एमएलए हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, एंड वो इसको जो है वो लेकर के आता है। तो एमएलए तो है पर मिनिस्टर नहीं है। तो वेदर ही हैपन्स टू बी इन फॉर्म ऑफ द रूलिंग पार्टी का हो चाहे ना हो, तो वो भी लेकर के आ सकता है, उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो है वो प्राइवेट मेंबर लेकर के आता है। अगर इसको पास कर दिया जाता है तो इट बिकम्स एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट हाउस थिंक्स, कि क्या यहाँ पर चलता है उसको ये पूरा बयान करता है। तो बोला दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइवेट मेंबर बिल विच वुड बिकम लॉ इन केस ऑफ अप्रूवल, की अप्रूवल के बाद ये लॉ बनेगा, तो उससे अलग होता है। रेजोल्यूशन एंड बिल आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो हसदेव फॉरेस्ट जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो वो सब चीज़ें, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी कॉरिडोर या एलिफेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। बोलते हैं कि ये जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है इसको पास किया गया स्टेट असेंबलीज ऑफ पंजाब केरला में ड्यूरिंग फार्म लॉ एजिटेशन के दौरान। तो बोला कि बहुत स्टेट लेजिस्लेचर है एक्सप्रेस देयर डिसप्लेजर अगेंस्ट देयर, जो भी चीज़ें फार्म लॉज चल रहे थे उनके अकॉर्डिंग, उनके लिए इन्होंने जो है यहाँ पर डिसप्लेजर शो किया, और वो सब चीज़ें निकल गई। यानी कि ये पूरा आपका वहाँ पर थिंकिंग क्या है पार्टी की उसको यहाँ पर बताता है, या हाउस की क्या थिंकिंग है, कोई भी हाउस है उसको यहाँ पर बताता है। तो छत्तीसगढ़ असेंबली में पास किया गया है रेजोल्यूशन यूजिंग अ सेंटर टू कैंसल एलोकेशन ऑफ कोल माइनिंग ब्लॉक्स, कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए, उसके बारे में बोल रहे हैं। बोला कि हु मूव द रेजोल्यूशन एंड वाई, किसने किया। तो धर्मजीत सिंह जो एमएलए हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ये लॉर्मी को, एंड सेगमेंट इन बिलासपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। ये हमारे लिए जानना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, अच्छा, फिर बोले कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हसदेव अरेना रीजन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा कैचमेंट एरिया हसदेव रिवर का, और ये आपको 1878 स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ सेंट्रल छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हसदेव रिवर जो है महानदी नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसके साथ में ये आपको देखने को मिलता है, जो कि बे ऑफ बंगाल या उड़ीसा के थ्रू बह करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो हसदेव फॉरेस्ट जो है वो कैचमेंट एरिया में आते हैं, and Hasdeo Bango Dam built across the Hasdeo River
याद रखना है आपने, क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो आपको ये याद रखना है। तो हसदेव बेंगो डैम है यहाँ पर, एंड हसदेव रिवर विच इरीगेट 6 लाख एरियाज एकर्स ऑफ लैंड एंड क्रूशियल एंड द स्टेट द पैडी ग्रो जो है वो यहाँ पर की जाती है, यहाँ की मेन ग्रो है क्रॉप है पैडी। और ये जो फॉरेस्ट है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि रिच बायोडाइवर्सिटी वगैरह और माइग्रेटरी कॉरिडोर ये एलिफेंट्स के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर 22 कोल ब्लॉक देखने को मिले और 2010 में इसको बोला नो गो जोन बोल दिया गया था। पर 2011 में ही इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने क्या कर दिया, इसको बोल दिया कि यहाँ पर जा सकते हो। 7 ब्लॉक्स को अलॉट कर दिया गया था डिफरेंट कंपनीज को, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चली थी। बोले कि PEKB यानी कि ये क्या है, ये आपकी परसा ईस्ट गेट बेसिन की बात कर रहे हैं, या चोटिया हो गया एंड आर ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन कर दिया। तो ये सब चीज़ें चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले। ठीक, तो यहाँ पर बोला कि विल माइनिंग स्टॉप आफ्टर द रेजोल्यूशन इस पास, क्या उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो बोले कि यहाँ पर बोले कि डिस्पाइट द मेंबर ऑफ बोथ रूलिंग कांग्रेस या फिर जो भी पार्टी है अपोजिशन में बीजेपी है, तो दोनों जो है यहाँ पर अडॉप्ट करती है रेजोल्यूशन को, इज एन एक्सपेक्ट टू चेंज स्टेटस क्यू, कि वो स्टेटस क्यू जो चल रहा है उसको चेंज तो नहीं करेगा। तो बोले कि बीजेपी जो है वो आस्क करिए, वो पूछ रही है आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट टू विड्रॉ द क्लियरेंस, जो भी आपने इनको दिया हुआ है उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेवी विमेन पायलट्स जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं कि चार्ट अ न्यू कोर्स। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैरीटाइम मिशन जो है उसको शोकेस किया है, और ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ये नेवल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है मैरीटाइम रिकॉनेसेंस ऑफ द सर्विलेंस मिशन, इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये कैसे किया है इन्होंने किया है अरेबियन सी में ऑन बोर्ड ऑफ डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के जरिए। ठीक है, तो ये ऑल विमेन मिशन था, तो उसके बारे में ये आपको देखने को मिला है। और कौन कौन थे इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैप्टन थी वो कौन थी, वो थी आपकी लेफ्टिनेंट जो है वो आंचल शर्मा हो गई, साथ में आपकी लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीत हो गई। ठीक है, और ये सब आपको इनका पूजा पांडा हो गई आपकी, या पूजा शेखावत हो गई, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आप नैन्सी पेलोसी जो है यहाँ पर ताइवान के बाद में अभी साउथ कोरिया की विजिट पर है, तो ये सब है। और वैसे भी अभी चाइना ने जो है वो अगेन वो सब चीज़ें एग्रेशन वगैरह दिखाना शुरू कर दिया है, तो मोस्ट लाइकली कि यहाँ पर वॉर वगैरह हो सकती है। बाकी आपका ये है कि जो तेजस्विन शंकर है, इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, बर्मिंघम की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, और ये पहला है इंडिया का। तो इन्होंने ये जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो आप देख सकते हैं। तो बोल रहे कि ये तेजस्विन शंकर ने जो है वो इंडिया को प्राउड कर दिया है। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे हाई जंप में जो है वो एक ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर हमें मिला है। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने आंसर्स की। तो ताकीगढ़ी आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक, तो अभी इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है किसके लिए, इन नेशनल इम्पॉर्टेंस टैग के लिए, तो उसके लिए ये जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया है। और अदर साइड्स आप देख सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जिसमें आपका अनंगताल दिल्ली रॉक पेंटिंग होगी, चिंता कुंता की, आंध्र प्रदेश में रॉक आर्ट हो गया, मुर्गी एट रुदांग हो गया आपका, लेक कालेश्वर महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद अदर साइट्स जो राखीगढ़ी में भी आ गया। तो 5 आइकॉनिक साइट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। मुस्लिम विमेंस राइट डे कब मनाया जाता है, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी दिन जो है वो ट्रिपल तलाक रूल जो है वो यहाँ पर आया था निकल के, तो उसको इलीगल करार कर दिया गया था। ठीक है, ट्रिपल तलाक को हम तलाक़े बिद्दत भी बोलते हैं, जिसे यहाँ पर जो है वो ये सब चीज़ें कर दी गई थी। बाकी बोल रहे कि किस स्टेट ने जो है वो साइन किया है MOU नीति आयोग के साथ में, ताकि वो स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस कर सके, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने MOU साइन किया है। ठीक, तो ये था हमारा आज का द हिंदू का डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और उसके साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिया करें। PDF के लिए आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपवर्ड स्टडी हिमाचल प्रदेश करके आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, या फिर हिमाचल प्रदेश GK अपवर्ड स्टडी करके सर्च करें तब भी आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा।